नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी उत्तरायण पर लॉन्च करेंगे नई सौर ऊर्जा नीति। 2027 तक 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड का लगेंगे विकास के पंख। नववर्ष पर देवनागरी उत्तराखंड में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। तीर्थस्थल से लेकर पर्यटन स्थलों पर दिखा जश्न। टूरिस्ट की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत का बयान। डॉक्टरों के लिए अब आसान नहीं होगा। राज्य में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने का बॉन्ड तोड़ना। भरना होगा 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना। क्रिकेटर ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी संपन्न। डीडीसीए डायरेक्टर ने कहा, गड्ढे के कारण हुआ हादसा। फिल्म, क्रिकेट और राजनीति जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने जाने हाल। चोटियों पर बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड। तापमान में गिरावट से पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन ने किया बेहाल। आगामी 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने के संकल्प की आधारशिला नववर्ष के पहले महीने के पहले पखवाड़े में रखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 जनवरी को सूर्य उपासना के पर्व उतारने पर नए सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए राहत की बात यह है कि इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा। इस संशोधित नीति को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं के बूते ऊर्जा प्रदेश बनने की उम्मीदों को पर्यावरणीय बंदिशों के कारण झटका लगने के बाद सरकार सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार का साहसिक निर्णय लेने जा रही है। पर्यावरण की पूरी तरह अनुकूल और सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष तैयारी के साथ नई ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तरायणी पर्व के अवसर पर इस नीति को क्रियान्वित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड को हरित प्रदेश बनाने के संकल्प की आधारशिला नववर्ष के पहले महीने के पहले पखवाड़े में रखी जाएगी। वहीं यहाँ पर उत्तरायण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार यानी धामी सरकार लगातार जनहित के फैसले पर फैसले ले जा रही है और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को अपनी योजनाओं से लाभान्वित करना चाहती है। क्योंकि उत्तराखंड का जब जन्म हुआ था तो जन्म के साथ ही उत्तराखंड में जो आय के स्रोत थे उनमें जल विद्युत परियोजनाओं को पहले पायदान पर माना गया था। लेकिन जिस प्रकार से पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलना या उनमें दिक्कतें आना या दरारें पैदा होना, पुनर्वास के लिए बड़े बजट की आवश्यकता होना, इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कई मर्तबा इस पर चर्चा की, मंथन की और वर्तमान में धामी सरकार इस प्रक्रिया में आगे इस बात को लेकर बढ़ रही है कि सोलर सिस्टम और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा प्रदेश को हरित प्रदेश के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि ऊर्जा की जो पैदावार है वो उत्तराखंड में अपनी क्षमता के मुकाबले 50% अधिक तैयार की जाएगी, पैदा की जाएगी और उसके दूसरों राज्यों को उसको बेचा जाएगा, जिससे राजस्व की बढ़ोतरी उत्तराखंड में हो पाएगी और एक राजस्व का बड़ा साधन या आय का बड़ा साधन कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के सेक्टर में उत्तराखंड को बनाया जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार ने एक डीपीआर तैयार की है, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं की ही तर्ज पर कई मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और जिसके लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऊर्जा महकमे के तीनों निगमों की जो आवश्यकता अनुसार खरीद होगी वो यूपीसीएल सौर ऊर्जा के क्षेत्र से बिजली को राज्य सरकार से खरीदेगा और राज्य सरकार के डीपीआर के जरिए इस प्रोजेक्ट पर जो कंपनियां या जो उपभोक्ता या यूं कहें कि जो कारोबारी इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो यूपीसीएल के साथ एमओयू करने के बाद डायरेक्ट बिजली उनको बेचेंगे। यानी ग्राहक पहले तैयार है, अब पैदावार करना है। इसके लिए जो नीति है वो हरित प्रदेश को लेकर के जो नीति तैयार की जा रही है वो 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसको हरी झंडी देने वाले हैं। उस नीति को
जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसको कैबिनेट में लाया जाएगा और उससे पहले जो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ सौर ऊर्जा नीति को भी बाकायदा कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा और कैबिनेट के अप्रूवल करने के साथ ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ऊर्जा प्रदेश के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम ये होगा और इससे जो तमाम उत्तराखंड के कारोबारी हैं या रिवर्स प्लान के तहत चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो रोजगार कर सके, स्वरोजगार स्थापित कर सके, वो भी इस तहत अपना निवेश कर सकते हैं। और उसके लिए जो बिजली पैदावार की जाएगी उसके टेंडर प्रक्रिया के साथ ही एक एमओयू साइन होगा जिसके लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले से तय बिजली के अनुसार उसको खरीदेगा। यानी सीधे पैदावार के साथ साथ उसका जो राजस्व है उसकी प्राप्ति भी शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार का आंगनवाड़ियों को तोहफा, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी लागू हुआ विशेष अवकाश। शासन की ओर से जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। इस फैसले के बाद 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी। आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी अवकाश घोषित करते थे, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को अब नहीं मिल पाता था इसका लाभ, और अब एक बार फिर धामी सरकार आंगनवाड़ियों को तोहफा देने जा रही है। धामी सरकार का आंगनवाड़ियों को तोहफा। शासन की ओर से जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, धामी सरकार ने आंगनवाड़ियों को तोहफा दिया है, जहां पर अब आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष अवकाश लागू होने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मौसम को देखते हुए जिलाधिकारियों की ओर से स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें तो विशेष अवकाश दिया जाता था और ये प्रावधान भी था। और अब इस प्रावधान में एक और केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होने वाला था। इस संबंध में शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार के इस फैसले से 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पैसे से एमबीबीएस, एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड तोड़ना अब आसान नहीं होगा। एमबीबीएस के बाद 5 साल तक दुरुस्त क्षेत्रों में नौकरी नहीं हुई तो 1 करोड़ रुपए और एमडी, एमएस करने के बाद 2 साल नौकरी नहीं करने पर 2.5 करोड़ रुपए तक जमा करना होगा। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम शुल्क पर ऐसे मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो पास आउट होने के बाद राज्य में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने का बॉन्ड भरती हैं। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बांडधारी डॉक्टरों ने बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं किया हो और इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में सरकार को मुश्किलें पेश आ रही हो। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने कहा कि राज्य में 2023 तक सर्जनों की कमी पूरी हो जाएगी। सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार के पैसे से अब एमबीबीएस, एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है, बड़ा आदेश यहाँ पर डॉक्टरों के लिए माना जा सकता है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी तरक्की कर रहा है और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कोरोना काल के समय में तो कोरोना में भी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी है, काफी सुदृढ़ है। स्वास्थ्य सचिव की यदि बात की जाए तो वो भी
लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। वही सबसे बड़ा एक फैसला किया गया है उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा, जिन्होंने कहा कि सरकार के पैसे से जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी एमबीबीएस करता है, एमडी करता है और एमएस करने वाले डॉक्टरों के लिए अब बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। मतलब अब जो भी विद्यार्थी एमबीबीएस, एमडी और एमएस करता है, वो डॉक्टर बनने के बाद एक उनको बॉन्ड दिया जाएगा जिसको अब तोड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब एमबीबीएस के बाद 5 साल तक दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी यदि कोई नहीं करना चाहता है या नौकरी नहीं करता है तो 1 करोड़ रुपये उसे देना पड़ेगा। और वहीं एमडी एमएस करने के बाद 2 साल तक नौकरी नहीं करने पर 2.5 करोड़ रुपये तक उन्हें जमा करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम शुल्क पर ऐसे मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो पास आउट होने के बाद राज्य में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने का बॉन्ड भरते हैं। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए थे जिससे बॉन्डधारी डॉक्टरों ने बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं किया था, जिससे राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी हो गई और सरकार को इसे पूरा करने में काफी मुश्किल आ रही थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक स्पष्ट तरीके से कि उत्तराखंड जो एक क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए है। मैदानी क्षेत्र तो सही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो है वो काफी दूरस्थ है और वहां पर पर्याप्त सुविधा भी नहीं मिलती है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के भी वहां पर थोड़ी सी वंचित रहनी पड़ जाती है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बहुत बड़ा फैसला करते हुए कहा कि जो भी एमबीबीएस करते हैं सरकारी कॉलेज से, कम फी वाले कॉलेज से, तो उनसे पहले ही बॉन्ड भरवा दिया जाता था। यह पहले भी होता था, लेकिन क्या होता है कि इसकी पूरी तरीके से इसका पालन नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद, एमएससी करने के बाद वो इसका पालन नहीं करते और मैदानी क्षेत्रों या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से भी बचते रहते हैं। इसी को देखते हुए अब स्पष्ट रूप से यह दिशा निर्देश दिया गया है डॉक्टर धन सिंह रावत को, स्वास्थ्य सचिवों को, कि जितने भी क्षेत्र है वहां पर डॉक्टरों को भेजा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छात्रावास कार्यक्रम का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वो वहां पर मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कार्यक्रम बनियावाला में लोकार्पण और वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कार्यक्रम बनियावाला में लोकार्पण और वस्त्र वितरण। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े ही अच्छे से यहाँ पर उनके साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही पहाड़ी डांस यहाँ पर किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कार्यक्रम का छात्रावास कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी फील्ड हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर भारतवासी के मन में यह भाव जागृत हुआ है कि वह दुनिया में किसी भी फील्ड में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया के हर क्षेत्र में आगे जा सकता है। चाहे वो आज साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आज खेल के मैदान हो। खेल के मैदानों पर भी हम लोगों ने देखा होगा कि हर खेल के मैदान पर आज कोई खेल हो, हर खेल में भारत का तिरंगा हर मैदान पर फहर रहा है। इतना ही नहीं,
जहां भारत के खिलाड़ी, भारत के लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के लोग भी, उत्तराखंड के हमारे नौजवान खिलाड़ी भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की देहरादून के मैक्स अस्पताल प्रशासन के अनुसार स्पाइन और ब्रेन की एमआरआई रिपोर्ट सामान्य है। वहीं ऋषभ की प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। इसके बाद उनसे मिलने वालों और दुआओं करने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि सड़क पर गड्ढा होने के कारण ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई है। उन्होंने ऋषभ पंत और उनकी मां को डॉक्टरों से बात कही। उन्होंने कहा कि अभी एयरलिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं और ना ही कोई जरूरत अभी है। हालांकि लिगामेंट के उपचार के लिए उन्हें बाद में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा, सदस्य अमित कुमार कपूर, देहरादून जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर, खानपुर विधायक उमेश कुमार, अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर समेत कई प्रशंसक मैक्स अस्पताल पंत का हालचाल जानने पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार शुक्रवार सुबह रुड़की की नारसन सीमा पर मोहम्मदपुर जाल के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार ऋषभ पंत ही चला रहे थे। ऋषभ को रुड़की के सक्षम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा, जहां उसके बाद देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं और उनका दुख हमारा दुख है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है और सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। बता दें कि हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय भट्ट ने मीडिया के पूछे गए रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के सवाल पर कहा कि प्रकरण में न्यायालय में है, जिसके चलते कोई भी बात कहना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं, जिसके चलते पीड़ितों का दुख उनका दुख है। ऋषिकेश से पूर्वी कांग्रेसी प्रत्याशी जयेंद्र रमोला द्वारा मंत्री की बेटी पर लगाए जीएसटी चोरी के आरोप के मामले में बोलते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य से परे है। ये महज उनकी हार की हताशा है और जनता की अदालत से वो निराश हो चुके हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जयेंद्र रमोला पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। उन्होंने ये भी कहना था कि मैंने आज तक सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत रूप से कभी कोई टिप्पणी नहीं की। आरोपी पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करे। मित्रों, आज बिल्कुल सत्य से परे है। वो मेरे को बदनाम करने का जो बार बार जिन्होंने प्रेस की है, उन्होंने कुछ जब से वो हारे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जनता की अदालत से वो बाहर हो चुके हैं, यानी 20,000 वोटों से वो हारे हैं। जब से हारे हैं तब से वो इसी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि उस भाई को मैं बहुत बार सोचता रहा कि चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और चूंकि ये मेरे बेटे का विषय है और बेटे के माध्यम से मुझे बदनाम करने की हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने खोए हुए मोबाइल देकर नववर्ष के दौरान कई चेहरों पर मुस्कान लौटाई। निहारिका सेमवाल द्वारा अपनी कोर टीम के साथ मिलकर IMEI नंबरों को सर्विलांस में लगाकर लगभग 33,53,000 की कीमत के कुल 201 मोबाइल बरामद किए। हरिद्वार पुलिस ने लगभग 63,54,000 से अधिक कीमत के मोबाइल बरामद किए। मोबाइल पाकर सभी मोबाइल प्राप्तकर्ताओं के मायूस चेहरों पर मुस्कान लौट आई और मोबाइल पाकर सभी ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद दिया। खासकर यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है। और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हो चुकी है कि लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से। और उसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे किन्हीं परिस्थितियों में उनको वापस किया। जी, मैं पुलिस की तारीफ करूंगा और 9 वर्ष के अवसर पे जो पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए कप्तान साहब और तमाम जितने इनके
सपोर्टिंग अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और एसओ बहादुराबाद जो नितेश शर्मा है, उनका भी धन्यवाद, उन्होंने मेरी मदद करी है। और कप्तान साहब के सहयोग से ये आज जो तोहफा दिया गया है, इसके लिए पुलिस और पुलिस के कप्तान और बीएस चौहान साहब भी, हमारे सीओ साहब, उनकी सब बधाई के पात्र हैं। देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्यारे सोहेल को पकड़कर अपना लोहा मनवा लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त सोहेल ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि आपसी विवाद के चलते अशरफ और सोहेल के बीच झगड़ा हो गया था, जिस पर आक्रोशित होकर सोहेल ने छोटे सिलेंडर से अशरफ के ऊपर हमला किया और उसे मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने के लिए सोहेल इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही देहरादून पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपको बता दें कि पिछले दिनों डालनवाला क्षेत्र में एक बोरे के अंदर लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी सिटी और सीओ डालनवाला के नेतृत्व में टीम का गठन कर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए। सनब नौशाद, इसी ने अपनी जो मित्र है अशरफ, उसका जो एबी नजीबाबाद का रहने वाला, उसका मर्डर किया था। मर्डर का मुख्य कारण ये था कि गुलिस्तान म्यूचुअल फंड लिमिटेड करके अशरफ ने खोली थी और उसको लेकर के दोनों में लेन देन को लेकर के विवाद था। 21 तारीख की रात को 11:30 के लगभग इसने उसके सर पर जो है छोटा वाला जो सिलेंडर होता है उससे वार किया। गुत्थम गुत्था दोनों में हुई और उसको वार करने के बाद वो बेहोश हो गया। उसकी डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके उसको ठिकाने का प्रयास कर रहा था, वो सफल नहीं हो पाया। नववर्ष 2023 का आगाज हो चुका है, वैसे में हर तरफ हर्षोल्लास का त्योहार दिख रहा है। हिंदुस्तान की अंतिम सरहद पर बसा हुआ एक ऐसा गांव जिसका नाम नीति घाटी है। इसी नीति घाटी में बाबा टिम्बर सेन महादेव की प्राचीन गुफा विद्यमान है और इस गुफा के भीतर साक्षात अमरनाथ की तरह भगवान महादेव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आपको बता दें कि इस गुफा तक जाने के लिए करीबन 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, इस गुफा को तीर्थयात्री छोटा अमरनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है, जिस देवनगरी में कई तीर्थ स्थल से लेकर कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि जोशीमठ को चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ 12 महीने काफी भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि जोशीमठ मुख्य बाजार से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरती है और ठीक उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यानी कि जोशीमठ मुख्य बाजार में विद्युत विभाग की काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि जहां पर विद्युत विभाग का एक सप्लाई करने वाला विद्युत खंभा पूरी तरह खराब हो चुका है, जो खंभा कभी कोई बड़ा रूप दुर्घटना का ले सकता है और कोई बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक मुख्य बाजार में एक बिजली का पोल है हाई टेंशन का, तो वो वहाँ पर से एक गली है, वहाँ जाने का रास्ता लोग आते जाते रहते हैं और मुख्य बाजार है, रोड है। आजकल पर्यटकों का 31 की वजह से साल का अंतिम दिवस है, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बाहर से सैलानी आ रखे हैं और सैलानी आज लगता है कि आज रात और कल 2-3 दिन तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ और रश रहेगा, लिहाजा कि ये पुल खतरा बना हुआ है और हमारे विभाग से ये कहना है कि इस पुल को तुरंत कुछ व्यवस्था की जाए। नए साल के स्वागत को लेकर हल्द्वानी से नैनीताल तक सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। नैनीताल के करीब 90% होटल बुक है। नैनीताल शहर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। रामगढ़, मुक्तेश्वर, भीमताल, सातताल, नकुचेताल, जिम कारबोट और हल्द्वानी में पर्यटकों की आवाजाही लगातार हो रही है। नए साल का जश्न पर्यटकों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाया। कुमाऊं कमिश्नर ने पर्यटकों की बढ़ती भीड़, पार्किंग, सख्त दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस और परिवहन को साथ निर्देश दिए गए कि कोई भी पर्यटक ड्राइव करते समय अल्कोहलिक ना हो। यदि कोई भी पर्यटक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो पहला निर्देश तो यह है कि सेफ्टी रहे, कोई भी ऐसा ना हो जो कि किसी तरीके से अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाए। आरटीओ को भी कहा गया, पुलिस को भी कहा गया है, कोई तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो और लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं तो उसका आनंद भी लें। पार्किंग का थोड़ा सा क्राइसिस नैनीताल में होता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।